वेलकम बैक। कोटरी साइट में चावल गोदाम के करीब ट्रक और कार के तसादुम के नीचे 8 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 3 बच्चियां और एक खातून भी शामिल है। कार ट्रक के पीछे से टकराई। कार सवार फैमिली हैदराबाद लतीफाबाद के रिहायशी है जो ठट्ठा जा रही थी। खबर है कराची से, जहां पर लांढी फ्यूचर मोड़ पर ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक। ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तीसरा शख्स शदीद जख्मी। एक जाँ बहक नौजवान की शनाख्त आसिम के नाम से हुई है। जख्मी होने वाले शख्स का नाम तलहा मालूम हुआ है। ये रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान शदीद मुतासर मुल्कों में से एक। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर। बारिशों और सैलाब के बाद मौसम सरमा में गैर मामूली बर्फबारी। यालाबारी ने भी पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया। बलूचिस्तान में नौशकी के रेगिस्तान में भी बर्फबारी। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी बरकरार। इतवार से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने कहा है इतवार को मुल्क के मगरबी इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान है। इतवार और पीर बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पीर और मंगल को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मरी, गिलियाद, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद सयाह फंस गए। मकामियों की जिंदगी भी मुश्किल हो गई। मरी में 24 घंटे में से बर्फबारी हो रही है और मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। गलियात में बर्फबारी के बायस नथिया गली अयूबिया मरी रोड बंद हो गया। नथिया गली में सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। मरी गिलियात में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। हर सू सफेदी छाई हुई है। मरी के मौसम के बारे में मजीद बताएंगे बाबर मलिक। मरी, मलका कोसार, मरी, गलियात, नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर में तकरीबन 24 से 28 घंटे मुसलसल बर्फबारी रही, जिसके बायस तकरीबन मजमूई तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर 5 से 6 फुट बर्फ और बाज़ मकामात पर 3 फुट और 2 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज और रात मुसलसल सड़कों से बर्फ हटाने का ऑपरेशन जारी रहा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जिले इंतजामिया मुतरक रही है। पुलिस, मोटरवेज पुलिस मुतरक रहे हैं। बर्फबारी के बायस जो है सड़कें तो क्लियर बार बार की जा रही है, लेकिन स्लिपरी और फिसलन के बायस मुतअद्दिद गाड़ियों को हादसा है। दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं। यही वजह है कि ताहाल मरी में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। रेस्क्यू 112 जो है वो तकरीबन बहुत ज्यादा मुतरक रहा। जिले इंतजामिया के तमाम मुतलका अदारे मुतरक रहे। आज जब बर्फबारी का सिलसिला ये थमा तो सूरत हाल कुछ बेहतर हुई। ताहम आप देख लें कि मरी मलका कोसार में चारों सू सफेदी ही सफेदी छाई हुई है। जी, कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया। सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन और बिजली की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। नकियाल में बर्फबारी में फंसी 30 से ज़ायद गाड़ियों को निकाल लिया गया। मजीद बता रहे हैं कोटली से हमारे नुमाइंदे मुबशिर चौधरी। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, कोटली शहर और गिरदोनवा में 2 दिन से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला फिलवक्त तो थम चुका है, लेकिन बारिश और बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। कोटली में अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली की सप्लाई 40 से 42 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। कोटली में जो है बिजली बहाल नहीं की जा सकी। इस तरह कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की जाए तो कोटली में जो है सर्विसेज, जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो भी जुजवी तौर पर मुतासर हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कोटली में आज मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद और जो है सर्द रहने की पेशगोई की है। मुल्क भर में सर्दी का मौसम अपने उरूज पर है। इंतहाई सर्द मौसम में पाक फौज के जवान सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बने खड़े हैं। ठंड और कई फुट बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर हैं। सख्त मौसमी हालात में पाक अफगान सरहद पर मुसलसल गश्त जवानों के अज़्म, पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। नामुसाइद मौसम भी पाक फौज के जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सका। सरहदों का दिफा पाक फौज के जवानों की बेमिसाल वफादारी, बहादुरी और वतन से लाजवाल इश्क का आकाश है। लाहौर और गिरदनवाह में बारिश के बाद धुंध का खात्मा हो गया, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमजान मजीद से। जी ख्वाजा रमजान मजीद।
जी बिल्कुल, लाहौर स्मेल पंजाब भर में होने वाली बारिशों के बाद शहर का बात की जाए तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो सर्द हो चुका है, लेकिन बारिशों के बाद जो है वो मौसम खुशगवार हो चुका है। धुंध का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। सुबह सवेरे ही सूरज बादलों की ओट से बाहर निकला हुआ है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के औकात में और रात के जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है वो तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड किया जाता है। मज़ीद आइंदा चंद रोज़ में मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और हफ्ते के एंड पर जो है वो मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी। और अभी आपको खबर दें कि अमेरिका की 2/3 आबादी को बर्फानी तूफान का सामना है। 17 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। अमेरिका में फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र शदीद मुतासिर हो रहा है। हज़ारों परवाज़ें भी मनसूख हो रही हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जहांज़ेब। देखिए, अमेरिका की तकरीबन 40 रियासतों के अंदर ये बर्फानी तूफान जो है ये अब आना शुरू हो गया है। तकरीबन 20 के करीब रियासतों में तो बर्फबारी शदीद शुरू हो गई है। वाशिंगटन डीसी में कल सुबह का जो बताया जा रहा है, आज यहाँ रात है, कल सुबह जो है यहाँ शदीद बर्फबारी शुरू होगी और बताया जा रहा है तकरीबन 1.5 से 2 फीट जो है ये बर्फ पड़ सकती है। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी, इसके अलावा और जितनी रियासतें हैं वहाँ पर शदीद बर्फानी तूफान जो है ये आ रहा है और हज़ारों परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आनी थी अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों से, वो भी जो है कैंसिल कर दी गई हैं और हमने देखा है कि ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर जो है लोगों ने तकरीबन तमाम स्टोर्स खाली कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि बगैर ज़रूरत घर से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि बहुत ही सालों के बाद इस तरह का बर्फानी तूफान का सामना है अमेरिका को। और ये लोगों को बताया गया है कि इस तूफान के वजह से बिजली भी तातुल का शिकार हो सकती है, इंटरनेट, गैस की सहूलियात से उनसे महरूम हो सकता है। तो इस हवाले से लोग जो हैं तैयार रहें, अपनी अपनी तैयारी रखें और काफ़ी जो है पैनिक है इस वक्त 40 रियासतों के अंदर अमरीकी अवाम, और इस हवाले से लोगों ने खूब तैयारियाँ की हैं। स्कूलों की भी बंदिश है, वैसे भी खैर अब तो वीकेंड है, सैटरडे संडे आ रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ट्यूसडे तक जो है ये हालात ख़राब रहेंगे और लोगों को बिला ज़रूरत सफ़र करने और घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। आपका शुक्रिया जहांज़ेब। और सारेहा गुल प्लाजा के 8वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 90% मुकम्मल कर लिया गया। अर्बन सर्च और रेस्क्यू 1122 की टीमें ऑपरेशन में शरीक हैं। जहां बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 77 लापता, 15 से जायद की शनाख्त हो चुकी है। अदनान राजपूत हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, सानेहा गुल प्लाजा आज इस अफसोसनाक वाक़ये को 8वां रोज़ हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो भी फिलवक्त जारी है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू का जो अमल है ये 24 से 36 घंटे तक मज़ीद जारी रह सकता है। इस वक्त भी मलबे का ढेर जो है, इमारत का गिरने वाला जो मलबा है इस वक्त भी पड़ा हुआ है। हैवी मशीनरी की मदद से इसको उठाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मस्जिद थी और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस जगह पर मस्जिद की उस तरफ कुछ अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला भी है, जिसकी वजह से इस मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर दिया गया है और हैवी मशीनरी की मदद से यहाँ से मलबा उठाने का काम जारी है। हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि सर्चिंग का जो अमल है वो 90% मुकम्मल कर लिया गया है और आज यहाँ से बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर मलबा उठाकर मेवशा कब्रिस्तान के करीब KMC ग्राउंड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इमारत गिरी नहीं है उस पर भी SBCA के हुकाम के मशवरे के बाद उस इमारत को भी मज़ीद सर्च करने की कोशिश की जाएगी और उसे भी गिराया जा सकता है। जी। कराची के गुल प्लाजा के बेसमेंट में कायम दुकान से नकद रकम बरामद हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीम को सर्चिंग के दौरान 1 लाख रुपए से जायद नकद रकम मिली। प्लाजे से बरामद की गई रकम मालिक के हवाले कर दी गई।
कराची में सानेहा गुल प्लाजा में लापता आसिफ के घर चोरी की वारदात। लवाहिकीन का वीडियो बयान ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिया। लवाहिकीन ने बताया, हम कभी DC ऑफिस और कभी सर्द खाने के चक्कर लगाने में मसरूफ थे। अदनान राजपूत से मजीद जानेंगे लवाहिकीन का क्या कहना था, बताइएगा अदनान। गुल प्लाजा में लापता आसिफ के घर चोर सफाया कर गए हैं, जबकि अहले खाना का वीडियो बयान भी ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। वीडियो बयान में अहले खाना का बताना है कि कभी DC ऑफिस कभी एहदी सर्द खाने के चक्कर लगाने में मसरूफ थे। वालिद को तलाश करके नाकाम वापस घर पहुंचे ही थे कि ना जाने कौन घर का सफाया कर गया। नामालूम मुल्जिमान घर में रखी जमा पूंजी तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए, जबकि 3 दिन गुजर गए। इतला के बावजूद गार्डन थाने की पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अहले खाना का बताना है कि आसिफ को 7 रोज गुजर जाने के बावजूद भी वो घर नहीं पहुंचा। वारदात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और वालिद को भी तलाश किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अदनान। के लिए गुल प्लाजा गए थे तो आपके घर चोरी भी हो गई? जी, उसके 3 दिन बाद हमारे घर पे चोरी हो गई थी। क्या क्या ले गए? क्या बोलते वो मेरी मामा का गोल्ड कैश वैश सब ले गए थे। 18वीं तरमीम के बाद कराची विफाक की जिम्मेदारी नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तासुर दुरुस्त नहीं कि सिर्फ कराची ही कमा कर देता है, पूरे मुल्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराची से होता है। कि जो ये बात है कि जी वो सबसे ज्यादा कमा के देता है, वो कहाँ से कमा के देता है सबसे ज्यादा? वहाँ पे जितनी थ्रू सी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है और वो सारी ड्यूटी क्या है उसकी कलेक्शन उधर होती है, तो वो सारी इंपोर्ट और सारी एक्सपोर्ट जो है वो कराची से होती है, पूरे मुल्क से होती है। पूरे मुल्क में वो बिजनेस होता है। मिसाल के तौर पे बड़े बैंक्स जो हैं उन सब के या अक्सरियत के हेडक्वार्टर हैं वो कराची में है। वो जो भी अपना पे करते हैं वो वहाँ अपने हेडक्वार्टर से करते हैं। उसके ये मानी है कि वो सारे बैंक कराची में ही काम कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन जो है वो पूरे मुल्क से वो कमा रहे हैं। ये टेक्निकली बात है, वो तो ठीक है की जा सकती है या की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे मुल्क का पैसा होता है। तो क्या 18वीं तरमीम के बाद कराची की जिम्मेदारी में से कुछ जिम्मेदारियां वफाक के ऊपर आयद होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आइन में ऐसी कोई शक नहीं कि वफाक कराची को अपने मातहत कर ले। कराची वफाक के हवाले करना सिर्फ बातें और सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। ये इलाका जो है फेडरल अपनी टेरिटरी में ले ले, ऐसा कोई आइन की कोई ऐसी शिक नहीं। ये सिर्फ बातें हैं और एक वो जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। 18वीं तरमीम जिस पे सबसे ज़्यादा बहस भी हुई, जिसको बाद में मुत्तफ़िका तौर पर पास कर दिया गया, उसको तो रोल बैक करने की बड़ी बातें ये करते हैं। दूसरी तरमीम जो पलक झपकते ही पास हो गई, उनकी कोई बात नहीं करता। मैं इन सब से ये गुजारिश करूँगा कि आएँ, हाथ बटाएं लोगों की मदद करने में, बजाय इसके कि आप नमक पाशी करें। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने जामे PLA पॉलिसी नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्पतालों में PLA फंड्स के गलत और गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। बात करेंगे हसन हफीज से, बताइए हसन। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब की तारीख में पहली मरतबा इतना बड़ा फैसला हुआ है कि पहली बार जामे PLA पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब अजमत महमूद ने अस्पतालों में PLA फंड्स के गलत और गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। नई पॉलिसी के निफाज से पुराने फंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म फौरी तौर पर ख़त्म होंगे। नई पॉलिसी के तहत अस्पतालों का फंड सिर्फ मरीजों की फलाह के लिए इस्तेमाल होगा। अस्पतालों में PLA फंड से डॉक्टरों और एडमिन का शेयर खत्म कर दिया गया है। अद्वियात और तिब्बी सामान की किल्लत खत्म करने के लिए फंड्स के इस्तेमाल को रेगुलेट कर दिया गया है। नई पॉलिसी के तहत 60% फंड्स अद्वियात और जरूरी तिब्बी सामान पर खर्च होंगे, जबकि 40% फंड्स एमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीजों की सहूलत पर खर्च किए जा सकेंगे। मरीजों के इलाज में ऐसे गैर मुतल्लिका अखराजात, गाड़ियों और गैर जरूरी अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। PLA फंड से फर्नीचर या IT खरीदारी सिर्फ मरीजों की सहूलत से मशरूत होगी। तमाम अस्पतालों को वसूलियां जो है वो नामजद कमर्शियल बैंक अकाउंट्स में जमा करवाने की हदायत की गई है। फंड के इस्तेमाल में मॉनिटरिंग
KPIs کے ذریعے کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ PLA فنڈ کے استعمال کے لیے بورڈ آف مینجمنٹ اور مجاز اتھارٹی کی منظوری لازمی قرار دی گئی ہے اور محکمہ صحت کے مطابق نئی پالیسی سے مریضوں کو پوری مؤثر و معیاری علاج میسر آئے گا. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا حسن. ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کی فوری تقرری کا مطالبہ کر دیا. چیئرمین HEC کا اہم عہدہ 29 جولائی 2025 سے خالی ہے. وزیر اعظم کو ارسال خط میں APS UP کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے شدید تشویش کا اظہار کیا. تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقل چیئرمین کے عدم موجودگی کے باعث اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں پالیسی سازی، طویل المدتی منصوبہ بندی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی متاثر ہو رہی ہے. APS UP نے نشاندہی کی ہے کہ وزیر اعظم کی تشکیل کردہ 9 رکنی سرچ کمیٹی تقرری کا عمل مکمل کر چکی ہے. 3 شارٹ لسٹ امیدواروں کے نام وزیر اعظم آفس کو بھجوا دیے گئے تھے، تاہم تاحال تقرر نہ ہونے سے انتظامی خلا پیدا ہو گیا ہے. وزیر اعظم فوری مداخلت کر کے تقرری کے عمل کو جلد مکمل کروائیں تاکہ ادارہ جاتی استحکام بحال ہو. MD IMF کرسٹلینا جارجیوا وزیر اعظم شہباز شریف کی معترف. MD IMF نے کہا وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ میرے لیے قابل احترام ہیں. مضبوط مستحکم پاکستان کے لیے قائدانہ اصلاحات پر شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں. پاکستانی حکومت نے اصلاحات کو سنجیدگی سے اختیار کیا ہے. اصلاحات اقدامات کے ثمرات واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں. ہم ایسا بجٹ دیکھ رہے ہیں جو وسائل فراہم کر رہا ہے. وسائل کو عوام کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے. IMF پروگرام پر عمل درآمد کے تسلسل کی خواہاں ہوں. IMF پروگرام دراصل پاکستان کا ہی اپنا پروگرام ہے. کافی عرصے سے IMF اور پاکستان میں نہایت تعمیری روابط قائم ہیں. وزیر اعظم پاکستان کا بے حد احترام کرتی ہوں. وزیر اعظم پاکستان کسی کام کا وعدہ کرتے ہیں تو اسے سنجیدگی سے پورا کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ کی سنجیدگی میرے لیے قابل تحسین ہے. وزیر اعظم پاکستان کی بہتری کے لیے اصلاحات کو آگے بڑھا رہے ہیں. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی زیر قیادت وفد کا زرداری ہاؤس کراچی کا دورہ. پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور سے ہم ملاقات. 2 طرفہ دلچسپی کے امور، سیاسی، سماجی اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مکالمہ مضبوط بنانے پر زور دیا گیا. مشترکہ ترجیحات پر تعاون جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا. وفد میں ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن ٹام برج شامل تھے. اس موقع پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار، سعید غنی، سہیل انور سیال اور جام خان شورو بھی موجود تھے. ایکسپو سینٹر کراچی میں چھٹے پروٹیک کنونشن کا دوسرا روز. نمائش میں ملکی اور غیر ملکی ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی کمپنیز اور نمائندوں نے شرکت کی. نمائش کے دوسرے روز بھی ARY لاگونا توجہ کا مرکز رہا. روبینہ علوی کی رپورٹ. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں چھٹا پراپ ٹیک کنونشن کا دوسرا روز. ٹیک کنونشن میں ملکی اور غیر ملکی ریئل اسٹیٹ کمپنیز بھرپور انداز میں دلچسپی لیتے ہوئی نظر آ رہی ہیں. کنونشن میں ARY لاگونا وزٹرز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ARY نے جو لانچ کیا ہے اٹس اے ویری گڈ پروجیکٹ ان پاکستان، جو کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آپ لوگ اٹریکٹ کر رہے ہیں اور انویسٹر کے لیے بھی بہت اچھا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آئیں اس میں ڈیولپمنٹ میں حصہ لیں. لگونا جو ہے نام نیا نہیں ہمارے لیے، مارکیٹ میں بہت عرصے سے یہ ہم فزیکلی بھی وزٹ کر کے ہم نے دیکھا ہے. بہت اچھا ہے اور یہ بڑی اچھا ہے کہ ٹائملی پروجیکٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو رہا ہے اپنے ٹائم کے اوپر. ویری ہیپی ٹو سی دیٹ ARY سچ اے بگ برانڈ. انہوں نے ایسی چیز لے کے آیا ہے پاکستانیوں کے لیے. اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ. پیپل شوڈ انویسٹ ان اٹ اینڈ مسٹ وزٹ دس سائٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پروجیکٹ پر آؤں اپنی کمپنی کے CEO کو لے کر کے، تاکہ اس کو پراپر وزٹ کریں اور ہم آپس میں کولیبریشن ہو کر کے کام کریں. نمائش کا مقصد پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ اور ٹیکنالوجی کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے. اس انڈسٹری کو ٹیکنالوجی سے انیبل کرنا ہی اس پراپ ٹیک کنونشن کا مقصد ہے. بلڈنگ بنانے سے پہلے ایسے کیا اقدامات لیے جائیں جو کہ بلڈنگ سسٹینیبل ہو، اور اس طرح کی کنونشن سے جو ہے وہ ایک میسج ملتا ہے جس میں اویئرنیس ہو. 3 روزہ پراپ ٹیک کنونشن ہفتے کے روز تک جاری رہے گا. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے ARY نیوز.